को, जिसका शीर्षक है सौर मंडल में पृथ्वी। परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें काफी अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए गए हैं। अगर आप 6th, 7th और 8th क्लास की ज्योग्राफी को देख लेते हैं तो ज्योग्राफी का कोई भी प्रश्न परीक्षा में ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। ओके, तो आइए इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बात है। और मैं बता दूं कि इसका समरी मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में लगभग सारी बातें महत्वपूर्ण ही हैं। कुछ ही बातें ऐसी होती हैं जिनको जो है अलग करना है या छोड़ना है। तो जब सारी बातें शामिल हो ही रही हैं तो इनका समरी बनाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, सबसे पहला फैक्ट जो है चंद्रमा के विषय में दिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ती है। जैसे कि आप महीने में एक बार पूर्ण चंद्र को देखते होंगे, पूरा गोला होता होगा चंद्र, उस रात्रि को हम पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं। उसके ठीक 15 दिन बाद आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, उसे हम लोग अमावस्या की रात्रि के रूप में जानते हैं। अब बात आती है कि आसमान में बहुत सारे खगोलीय पिंड या वस्तु चमकते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दिन में हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण क्या होता है कि दिन के समय हम रात में आसमान में चमकने वाले वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। यहाँ खगोलीय पिंड की परिभाषा दी जा रही है कि आसमान में जितने भी जो है वस्तु चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, चाहे वे सूर्य हो, चंद्रमा हो या कोई और वस्तु हो, वे सभी खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं। अगला है तारा के विषय में बताया जा रहा है। देखिए, इसमें फैक्ट हैं, ये सभी जो है तथ्य दिए हुए हैं। इन सभी तथ्य को आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही तथ्य पूछे जाते हैं। तारा के विषय में बताया जा रहा है कि ऐसा खगोलीय पिंड या ऐसा वस्तु जो आकार में बहुत बड़ा होता है और गर्म होता है, गैसों से बना होता है या इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, इसे हम लोग तारा कहते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। अब बात आती है कि जब सूर्य भी एक तारा है और सूर्य की तरह बहुत सारे तारे आकाश में मौजूद हैं, तो हम सिर्फ सूर्य के गर्मी या प्रकाश को ही क्यों अनुभव कर पाते हैं। इसका उत्तर इसमें बताया जा रहा है कि चूंकि सूर्य हमारे सबसे नजदीक का तारा है, इसलिए हम सूर्य के गर्मी को, उष्मा को या प्रकाश को महसूस कर पाते हैं। बाकी सभी तारे जो होते हैं उनके उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वो हमसे सूर्य के अपेक्षाकृत भी बहुत अधिक दूर हैं। ओके, चलिए अब अगला फैक्ट आता है कि आसमान में आप देखते होंगे तारों के द्वारा विभिन्न समूहों का निर्माण किया जाता है, विविध आकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो ऐसे आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ एक फैक्ट दिया जा रहा है, अर्सा मेजर या बिग बियर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल का मतलब हो गया कुछ तारे मिलके कुछ आकृतियों का निर्माण करेंगे, किसी एक आकृति का, इसे हम लोग नक्षत्र मंडल कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ सप्तऋषि के विषय में बताया जा रहा है कि 7 तारों के एक समूह को सप्तऋषि का नाम दिया गया है। यह अर्सा मेजर या बिग बियर का ही एक भाग है। प्राचीन समय में क्या होता था कि लोगों को दिशा का ज्ञान नहीं था, तो तारों की सहायता से लोग दिशा जानते थे। जैसे एक तारा है ध्रुव तारा, जो हमेशा जो है उत्तर दिशा में स्थित होता है। अब उस ध्रुव तारा को देख के लोग रात्रि में भी समझ पाते थे कि उत्तर दिशा इस तरफ है, तो बाकी सारे दिशाओं का ज्ञान लोगों को होता था। दिन में सूर्य के होने के कारण लोग पहचान जाते थे दिशा को, रात्रि में ऐसे ही किसी किसी तारे के सहायता से लोग दिशा का ज्ञान पाते थे। तो ध्रुव तारा कहाँ स्थित होता है, हमेशा एक ही जगह पे स्थित होता है, उत्तर दिशा में, ये ध्यान रखिएगा। अगला हम लोगों ने तारों के विषय में पढ़ा, अब ग्रह के विषय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है, उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। तो फिर ग्रह, जैसे कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो यहाँ प्रकाश कैसे आता है, उष्मा कैसे आता है। तो जितने भी ग्रह होते हैं उन सभी को प्रकाश और उष्मा तारों की सहायता से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे सूर्य एक तारा है, तो सूर्य के प्रकाश या उष्मा को हम लोग पृथ्वी पर प्राप्त करते हैं। बताया जा रहा है ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ग्रीक भाषा के एक शब्द प्लेनेटाई से बना हुआ है, और प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक, मतलब कि चारों तरफ घूमने वाला। अब ग्रह का काम क्या होता है कि वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, घूमता है, इसीलिए हम लोग ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट के नाम से जानते हैं। बताया जा रहा है कि ग्रह अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। यानी कि हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है,
और भी बहुत सारे तारे हैं, लेकिन वो हमसे काफी दूर हैं, इसलिए उनके ऊष्मा और प्रकाश को हम लोग महसूस नहीं करते या प्राप्त नहीं करते हैं। फिर चंद्रमा के विषय में बताया जा रहा है कि जैसे हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा चमकती हुई दिखाई पड़ती है, वैसे ही अगर आप चंद्रमा पर से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी चमकती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक ही सूर्य है और उसी से सब पे प्रकाश पड़ रहा है। सब एक स्वतंत्र वस्तु है, तो एक जगह से देखने पे दूसरी वस्तु स्वतंत्र चमकती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ रोचक तथ्य को आप जरूर देखें। बताया जा रहा है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। आप देखेंगे अभी चित्र में बताया जा रहा है, और यह छल्ले जो है विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो छल्ले के विषय में जब भी पूछे तो शनि, बृहस्पति और यूरेनस, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इस चित्र को अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले आगे हम लोग समझते हैं। बताया जा रहा है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारे पृथ्वी का सहचर है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अभी हम लोग सौर मंडल को पढ़ते समय पढ़ेंगे कि पृथ्वी और अन्य सारे ग्रह जैसे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही सभी ग्रह के जो उपग्रह हैं उस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ चंद्रमा इसी जो है आप कह सकते हैं कि उद्देश्य से है। यहाँ जो है आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा देख लीजिए कि पौराणिक रोमन कथाओं में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ बताया जा रहा है कि सूर्य से संबंधित। सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित, और हम लोग सौर मंडल को कहते हैं सूर्य के परिवार को। तो सौर मंडल का अर्थ हुआ कि सूर्य से संबंधित जितने भी परिवार हैं, सदस्य हैं, उन सबको सौर मंडल के नाम से जाना जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि सौर शब्द का उपयोग करते हुए और किसी शब्दों के विषय में बताइए, तो आप बता सकते हैं जैसे सौर ऊर्जा, ऐसे ही कोई और शब्द निकालिए। चलिए अब सौर मंडल के विषय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इन सभी को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। इसे जो है हम लोग सौर परिवार के नाम से जानते हैं, और इस परिवार का मुखिया होता है सूर्य। यहाँ आप सूर्य, ग्रह, उपग्रह समझ रहे होंगे, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड नहीं समझ रहे होंगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी अंत में इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आइए एक एक करते सभी के विषय में पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। सबसे पहले सूर्य के विषय में फैक्ट दिया जा रहा है। देखिए, सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत ही बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। हम लोगों ने तारों के विषय में पढ़ा कि सभी तारे बहुत बड़े बड़े होते हैं और गर्म गैसों से बने होते हैं। सूर्य भी एक तारा है, तो इसका भी यही प्रॉपर्टीज है। बताया जा रहा है कि सूर्य में एक खिंचाव बल होता है जो पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है। अगर सूर्य में खिंचाव बल ना हो तो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र जो है पट्टी हैं, ये सभी अपने एक निश्चित स्थान पर ना रहेंगे बल्कि बिखर जाएंगे। ठीक है, बताया जा रहा है कि सौर मंडल में जितने भी जो है पिंड हैं, उन सबको प्रकाश और उष्मा सूर्य के द्वारा ही प्राप्त होता है, लेकिन हम सूर्य के अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह हमारे सबसे नजदीकी तारा होने के बावजूद भी बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। दूरी बताया जा रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप समझ लीजिए कि पृथ्वी से सूर्य जो है कितना दूर है, इसलिए जो है उसके प्रकाश और उष्मा को हम लोग कितना महसूस कर पाते हैं। यहाँ जो है शब्द की उत्पत्ति में पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफी एक शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का विवरण या पृथ्वी की जानकारी। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जीई का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी कि पृथ्वी के विषय में कोई जानकारी लिखी जाती है, इसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। पृथ्वी के विषय में विवरण। अब जो है जियो से कुछ और भी शब्द है जिसे बताया जा रहा है, देख लीजिए। जियोलॉजी बताया जा रहा है। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का मापन। जियोमेट्री बताया जा रहा है। जियोलॉजी का मतलब है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री का मतलब है पृथ्वी का मापन। आप लोग जियोमेट्री मैथमेटिक्स में देखते हैं, जिसमें मापन के विषय में पढ़ाया जाता है। वैसे जियोइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार का। ठीक है, पृथ्वी को जियोइड भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने दोनों जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई होती है, तो इस आकृति को जियोइड कहा जाता है। ओके, चलिए हम लोगों ने सूर्य के विषय में पढ़ा। अगला आता है 8 ग्रह होता है सौर मंडल में, तो ग्रह के विषय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से एक एक करके बताया जा रहा है। सबसे पहले है बुध। आइए अब चित्र को देखते हुए समझते हैं, चित्र की जरूरत है। यहाँ देखिए, ये है सौर मंडल और ये सौर मंडल का एक हिस्सा है। जैसे जो है आपको ये सारा हिस्सा दिख रहा है, ठीक ऐसे ही इधर भी एक हिस्सा है
जो इस चित्र में नहीं दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब अभी मैं बताता हूँ, ये सूर्य होगा तो ऐसे ऐसे सारे उपग्रह काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आधा ये वाला हिस्सा जो है इस पृष्ठ पे दिखाया जा रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब समझते हैं। तो अगर हम लोग जो है दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, इसके बाद ये देखिए क्षुद्र ग्रह की पट्टी है मंगल और बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद यूरेनस और इसके बाद जो है आपको ये देखिए नेपच्यून। अब इसे याद करने के लिए बुक में कुछ ट्रिक बताया गया है, लेकिन उससे बेहतर ट्रिक मैं आपको बताता हूं। उससे बेहतर ट्रिक है एम वेम जे सन। ये देखिए एम वेम जे सन, इसको आप अगर याद कर लेते हैं और इनका अंग्रेजी नाम आपको याद है तो आप आसानी से जो है याद कर पाएंगे कि सूर्य के बाद एक क्रम में कौन कौन से ग्रह आते हैं। एम से मर्क्यूरी बुध, वी से वेनस शुक्र, ई से अर्थ पृथ्वी, एम से मार्स मंगल, जे से जुपिटर यानी बृहस्पति, एस से सैटर्न यानी शनि, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। एम वेम जे सन, इसे याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच देखिए क्षुद्र ग्रह की पट्टी उपस्थित है। आइए अब फिर वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। ये चार्ट है, एग्जाम में आपसे कभी पूछ दिया जाता है कि सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है, किस ग्रह के पास, तो आंसर हो जाएगा शनि के पास। देखिए यहाँ दिया गया है, बुध के विषय में दिया जा रहा है कि बुध के पास, बुध जो है 88 दिन में अपना एक चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर, शुक्र जो है 255 दिनों में, पृथ्वी 365 दिनों में। इसकी कोई जरूरत नहीं है। चंद्रमा की संख्या पूछी जाती है, सबसे अधिक पूछा जा सकता है तो बता दीजिए शनि, सबसे कम पूछा जाए तो बता दीजिए बुध, और शुक्र के पास कोई चंद्रमा है ही नहीं, आप ऐसे बता सकते हैं। बाकी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग पढ़ रहे थे ग्रह को, तो ये हम लोगों ने देखा, बुक में आपको दिया हुआ है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इतना लंबा याद करने से बेहतर है एम वेम जे सन को याद कर लीजिए। चलिए अब बताया जा रहा है कि सौर मंडल में जितने भी ये 8 ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब ये नहीं कि जिधर से मन किया चल दिए, इनका एक पथ बना हुआ है। जैसे पृथ्वी है या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो इसका अपना पथ, इसका अपना रास्ता फिक्स है, वो उसी रास्ते पे हमेशा जाएगी जितनी बार भी चक्कर लगाएगी। ऐसे ही 8 ग्रह का जो है रास्ता फिक्स होता है और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार का मतलब होता है पूरा गोल, लेकिन पूरा गोल ना होकर थोड़ा सा चपटा होता है, इसलिए हम इसे दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। और ये जो रास्ते होते हैं ये कक्षा कहलाते हैं, ऑर्बिट कहलाते हैं, ठीक है। अब बुध के विषय में कुछ फैक्ट दिया जा रहा है कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, हम लोगों ने अभी चित्र में देखा। अपनी कक्षा में बुध जो है 88 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। फिर अगला फैक्ट दिया जा रहा है शुक्र के विषय में कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि आकार और आकृति बिल्कुल ही पृथ्वी के समान है। ये सारे फैक्ट जो है आपको एग्जाम में काम आएंगे, ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगला फैक्ट दिया जा रहा है प्लूटो के विषय में। पहले 2006 के पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, लेकिन जब 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई तो उसमें कहा गया प्लूटो या सीरस की खोज 2003 में हुई थी, ऐसे कुछ ग्रह को ग्रह ना मानकर बौना ग्रह माना जाएगा, क्योंकि इनका आकार जो है बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में जो लोग अध्ययन करते हैं उनको खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता है। हम लोगों ने इतिहास के समरी में आर्यभट्ट के विषय में पढ़ा कि प्राचीन भारत में आर्यभट्ट नाम के खगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है चक्कर लगाती है, जिसके कारण रात और दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के विषय में अब कुछ फैक्ट को देखते हैं। पृथ्वी के विषय में फैक्ट को देखने से पहले ये देख लीजिए, प्रकाश के गति के विषय में बताया जा रहा है कि प्रकाश का गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति के बावजूद भी सूर्य से पृथ्वी पर जो है इसके प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। अब आपसे 2 चीज पूछा जा सकता है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरा पूछा जा सकता है कि कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, तो 8 मिनट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब पृथ्वी के विषय में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। एम वेम मैंने बताया ही, एम वेम ई जो है तीसरे स्थान पे आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ई से अर्थ। और फिर आकार के दृष्टिकोण से देखें तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है।
चलिए, वही बात बताई जा रही है कि ध्रुवों पर यह थोड़ा चपटा होता है, चपटी होती है, जिसके कारण इसे हम लोग भू आभ या जियोइड कहते हैं। ठीक है, भू आभ को अंग्रेजी में जियोइड कहते हैं। इसके बाद पृथ्वी को अद्भुत ग्रह के रूप में जाना जाता है, और यह इसलिए होता है क्योंकि पूरे 8 ग्रह में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? ना बहुत ज्यादा ठंडी, ना बहुत ज्यादा गर्मी, एक संतुलित जो है पर्यावरण चाहिए जो कि पृथ्वी पर उपस्थित है। जीवन के लिए पानी चाहिए, वायु चाहिए जो कि पृथ्वी पर उपस्थित है, ऑक्सीजन पृथ्वी पर उपस्थित है। इन सब के कारण जो है पृथ्वी को पूरे सौर मंडल में अद्भुत ग्रह के रूप में जाना जाता है। बताया जा रहा है कि जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी का लगभग 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। यह भी एक फैक्ट है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? नीले रंग का। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, और इसलिए हम जो है पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। रोचक तथ्य में बताया जा रहा है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी भारतीय व्यक्ति ने चंद्रमा पर कदम रखा है या गया है? अब आपको कमेंट में बताना है कि कौन भारतीय व्यक्ति चंद्रमा पर गए हैं। चलिए, ये बात आप कमेंट में लिखेंगे। चंद्रमा के विषय में अब बात बताई जा रही है कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। अगर चंद्रमा के आकार की बात करें तो यह पृथ्वी से 1/4 छोटा है। ठीक है, बताया जा रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब चंद्रमा पृथ्वी के आकार का 1/4 है। यह हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। सूर्य को देखते हैं, यह छोटे छोटे जो तारे हैं बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जबकि चंद्रमा इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? इसका कारण यह है कि और जो है तारों के अपेक्षाकृत चंद्रमा जो है हमारे बहुत करीब है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा की दूरी बताई जा रही है पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ उपग्रह के कॉन्सेप्ट के विषय में बताया जा रहा है। उपग्रह क्या है? तो उपग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है, एक ऐसा वस्तु है जो ग्रह के चारों ओर उसी तरह चक्कर लगाता है जैसे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह क्या है? तो यह एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम जो है आप कह सकते हैं कि ऐसा पिंड वैज्ञानिकों ने बनाया है जिसे जो है अंतरिक्ष में भेजा जाता है ब्रह्मांड के विषय में जानकारी लगाने के लिए, या फिर मौसम के विषय में जानने के लिए, या संचार माध्यमों को ठीक करने के लिए रॉकेट की सहायता से इसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है। कुछ जो है भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम बताया जा रहा है, इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। यहाँ चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे पृथ्वी से अंतरिक्ष में ग्रह को भेजा जाता है। देखिए, ये रॉकेट है। रॉकेट लगभग 3 हिस्से में होते हैं। जब ऊपर जाता है तो 2 हिस्सा कट के वापस नीचे गिर जाता है। बीच का जो हिस्सा होता है वही जो है क्या होता है? उपग्रह होता है, और ऐसा रूप लेकर यह फिर एक कक्षा में जाके स्थापित हो जाता है, काम करने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा के विषय में बताया जा रहा है कि जैसे पृथ्वी के विषय में हम लोग जानते हैं कि 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूमता है और 365 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे ही चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और लगभग इतने ही दिनों में यह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। अब एक बात बताई जा रही है कि हम कभी भी पृथ्वी से चंद्रमा के चारों तरफ को नहीं देख सकते हैं, सभी पक्ष को नहीं देख सकते हैं, सभी हिस्से को नहीं देख सकते हैं। क्यों? अब पृथ्वी भी लगातार जो है नाच रही है और चंद्रमा भी लगातार घूम रहा है। अगर दो वस्तु एक दूसरे के आमने सामने लगातार घूमते रहे तो आप सोचिए कि आप किसी भी एक जो है पिंड पर हैं तो दूसरे पिंड के पूरे हिस्से को कभी नहीं देख सकते हैं। सेम यही कंडीशन है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, इसलिए हम पृथ्वी से चंद्रमा के पूरे हिस्से को कभी भी नहीं देख पाते हैं, केवल एक भाग को ही देख पाते हैं। ठीक है। चंद्रमा के विषय में बताया जा रहा है कि चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वहां ना वायु है ना पानी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीवन के लिए। इसकी सतह पर, चंद्रमा की सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, और इन सब के कारण क्या होता है, हमें चंद्रमा पर छाया दिखाई देता है। जब आप पूर्ण चंद्र को देखेंगे, पूरा जब चंद्रमा गोल होता है तब आपको ये छाया बीच बीच में दिखाई देता है, जिसे लोग कहते हैं कि चंद्रमा में दाग है। चलिए, अब जो हम लोगों ने पढ़ा था क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, उसके विषय में जानते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? सबसे पहले क्षुद्र ग्रह पट्टी के विषय में हम लोगों ने चित्र में देखा था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। बताया जा रहा है कि सौर मंडल में ब्रह्मांड में तारों, ग्रह, उपग्रह, इन सब के अतिरिक्त और भी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड हैं। सूर्य की ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं या जो पिंड चक्कर लगाते हैं, उन पिंडों में क्षुद्र ग्रह भी एक है।
आप पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, विस्फोट हुआ, तो उस समय ये सभी एक ही वस्तु से निकलकर बने हुए हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं। उसी समय क्या हुआ कि छोटे छोटे पिंड बिखर के सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाने लगे एक दिशा में। इसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के रूप में जानते हैं। अगला है उल्का पिंड। अब हम लोगों ने पढ़ा कि सौर मंडल में सूर्य होता है, ग्रह होता है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए उपग्रह होता है, फिर क्षुद्र ग्रह की भी एक पट्टी है, जो छोटे 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 पिंड है वो भी अपने एक निश्चित क्रम में जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे ऐसे टुकड़े भी हैं सौर मंडल में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या यूं कहें कि भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं। घूमते घूमते क्या होता है, पहले इन्हीं को उल्का पिंड कहते हैं। घूमते घूमते ये उल्का पिंड क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी के आसपास आ जाते हैं, नजदीक आ जाते हैं, तो पृथ्वी के खिंचाव बल, आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, या पृथ्वी की ओर आने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, चूंकि वो वायु का बहुत ही जो है एक जाल बिछा हुआ है, तो घर्षण के कारण या गर्म होकर ऊपर ही जल जाते हैं। तो कभी कभी आपको दिखाई देता होगा आसमान से कुछ जलते हुए आया और बीच में ही खत्म हो गया। यह उल्का पिंड होता है कि आते आते रास्ते में ही खत्म हो जाता है। कभी कभी उल्का पिंड बहुत बड़ा होता है और इस जलन में वह खत्म नहीं हो पाता, पृथ्वी पर भी गिर जाता है। गिरने से पृथ्वी पर क्या होता है, गड्ढा बन जाता है। ठीक है, चलिए ये उल्का पिंड को हम लोगों ने समझा। अब आकाश गंगा को समझते हैं। आसमान में जो लाखों तारे आपको दिखाई देते हैं, तो ये लाखों तारे के समूह को हम लोग आकाश गंगा के रूप में जानते हैं। क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में जो आप आकाश गंगा समझ सकते हैं कि लाखों तारों को मिलाकर एक आकाश गंगा है। ऐसे ही कई सारी आकाश गंगाओं को जब मिला दिया जाता है तो एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। अब आप समझिए कि हाँ, इसके नाम के विषय में थोड़ा सा समझ लीजिए। प्राचीन काल में क्या था कि आसमान में जो इतने सारे तारे थे, इनको बहती हुई नदी कहा गया। इसलिए जो है आकाश गंगा, मतलब आकाश में गंगा जा रही है। जैसे अपने धरती पे गंगा नदी बहती है, वैसे ही आकाश में तारों का समूह था, लोगों ने इसे जो है आकाश गंगा का नाम दे दिया। चलिए अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है ब्रह्मांड और हमारे बीच संबंध। देखिए, सबसे पहले है ब्रह्मांड, यानी कि यह पूरा जो आपको सृष्टि दिखाई दे रहा है, इसे हम ब्रह्मांड के रूप में जानते हैं। ब्रह्मांड के अंदर आप समझ सकते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा एक नहीं है, करोड़ों लाखों आकाश गंगाएं हैं। और एक आकाश गंगा में लाखों तारे हैं, और वैसे ही सभी तारे का अपना अपना एक परिवार है। जैसे सूर्य एक तारा है और उसका परिवार है। सूर्य के परिवार में क्या आता है, 8 ग्रह आता है, उपग्रह आता है। उसी ग्रह में आता है पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं। इस प्रकार अब आप देखिए कि आप और ब्रह्मांड में क्या संबंध है, कितना गैप है, कितनी दूरी है, कितना बड़ा है ब्रह्मांड, इसका कल्पना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आइए अब प्रश्नों को भी कर लेते हैं फटाफट से। पूछा जा रहा है ग्रह और तारे में अंतर बताइए। देखिए, ग्रह और तारा दोनों ही खगोलीय पिंड है, लेकिन ग्रह की बात करें तो ग्रह के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, जबकि तारे के पास ये सारी चीजें हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, इन सभी को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है। सूर्य से कह रहा है उनके दूरी के अनुसार सभी ग्रह का नाम बताइए। एम वेम जे सन को याद कर लीजिए। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उसके बाद क्या होगा, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसे याद रखिएगा, हमेशा से बन जाएगा। पूछ रहा है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं क्यों कहा जाता है पृथ्वी को अद्भुत ग्रह। चूंकि जीवन की परिस्थितियां यहाँ उपस्थित है, वायु है, जल है, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, अभी मैंने बताया चंद्रमा और पृथ्वी दोनों ही अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, इसलिए चूंकि हम हैं पृथ्वी पे, तो चंद्रमा के सभी भाग को कभी भी हम नहीं देख पाते हैं, एक समय में एक ही भाग को देख पाते हैं। पूछा जा रहा है ब्रह्मांड क्या है, इसे आप अपनी भाषा में आंसर कीजिए कि ब्रह्मांड जो है आकाश गंगाओं के समूह के कहते हैं। आकाश गंगा में लाखों तारे होते हैं, फिर उनमें जो है अपना अपना सारे तारे का परिवार होता है। अपनी भाषा में आप कह सकते हैं। चलिए, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। हम लोगों ने शुक्र को पढ़ा, क्यों, क्योंकि आकार और